सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है कलंदर ज़ात। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 45 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मेले वाला मैदान सज गया था। पिछले बरस मेला नहीं हुआ था, सो इस बार पूरे इलाके के लोगों में जोशो खरोश अरूज पर था। सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसे हर बरस होता था। छाका और उसके साथी पूरी तरह उस मेले की निगरानी कर रहे थे। इलाके से बहुत सारे शहज़ोरों ने अपने तौर पर भी जिम्मेदारी ले ली थी कि वो मेले में किसी किस्म की गड़बड़ नहीं होने देंगे। पहले दिन की शाम जब मैं वहां गया तो मेला भरपूर था। मैंने एक चक्कर लगाया और वापस बरगद के दरख्त के पास आ गया, जहां पर वो दरवेश मिले थे। इस वक्त वो दरख्त के पास नहीं थे, बल्कि आग उसी तरह जल रही थी और पुरानी सी केतली में चाय उबल रही थी। उनकी गदड़ी और दूसरी चीजें वैसे ही पड़ी थीं। मैं एक जानिब होकर बैठ गया। कुछ देर के बाद मुझे यूं लगा जैसे वो अचानक दरख्त के पीछे ही से नमूदार हुए हों। वो आकर अपनी गदड़ी पर बैठते हुए बोले, हाँ भाई नौजवान, तेरा मेला तो बहुत जोरों का लगा है। बड़े लोग आए हैं यहाँ पर। मेरा मेला क्या है बाबा जी, आप खुद ही रौनक लगा कर बैठे हैं, वरना मैं क्या और मेरी बसात क्या। मैंने आजजी से कहा, आजजी अच्छी शय है नौजवान, पर बंदे की अपनी अना भी तो होनी चाहिए। जिस तरह बंदगी में खलूस और रियाकारी होती है, उसमें ज़रा सा इधर उधर हो जाने से बंदगी में अरूज आ जाता है, या फिर बंदगी ही से खारिज हो जाता है। इसी तरह हमारे दरमियान बहुत सारी बातें होती रहीं। फिर बाबा जी ने आंखें बंद कर लीं। काफ़ी देर तक वो उसी कैफियत में रहे। इस दौरान मैंने मैदान की जानिब देखा। मेला अपने भरपूर अंदाज में सजा हुआ था। वो मैदान जहां सारा साल अंधेरा छाया रहता था, उस रात बरकी कुमकुमों से यूं रोशन था जैसे दिन चढ़ा हो। वो दरवेश आंखें बंद किए पड़े रहे। काफी देर गुजर जाने के बाद भी उन्होंने तवज्जो ना की तो मैं उठा और वापसी के लिए चल पड़ा। मैं घर आया तो अम्मा के पास सोनी मौजूद थी। मैं हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठा तो अम्मा ने कहा, हवेली में जाकर खाओ, तानी कई बार तुम्हारा पूछ चुकी है। आज न जाने क्यों वो बहुत उदास लगती है, उसकी दिलजोई करो जाकर। मैं चंद लम्हे अम्मा को देखता रहा, फिर सोनी की तरफ देखा, जिसका आधे से ज्यादा चेहरा आंचल में था। वो सर झुकाए बैठी थी, उसने एक लफ्ज नहीं कहा। मैं उठा और बाहर की जानिब चल दिया। तानी अब काफी हद तक ठीक हो गई थी। वो अब अपने सहारे उठ बैठ जाती थी। जब से तानी वापस नूर नगर आई थी, मैंने उसकी भरपूर निगहदाश्त की थी। तानी इसी में खुश थी कि मैं उसके पास हूँ, और मेले के इंतजामात को भी नज़रअंदाज कर दिया था। तानी एक कमरे में धीमी रोशनी किए पड़ी थी। मैंने जाकर कमरा रोशन किया तो मेरी निगाह उसके चेहरे पर पड़ी। तानी ने तेजी से यूं अपने आंसू पोंछे जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसने एक स्याह ट्राउजर पर सफेद कुर्ता पहना हुआ था। मैं उसके पास ही बेड पर बैठ गया तो वो उठकर बैठने की कोशिश करने लगी। मैंने उसे मना नहीं किया। मैं देखना चाहता था कि वो किस हद तक ठीक है। वो सुकून से बैठ गई तो मैंने धीमे से पूछा, तानी, क्या बात है, रो क्यों रही हो? मेरे यूं पूछने पर उसने मेरी तरफ हैरानगी से देखा और बोली, तुम्हें किसने कहा कि मैं रो रही हूँ? ये तो वैसे ही आंखों में चुभन हो रही है। अच्छा तुम ऐसा करो, उठो, मैं तुम्हें एक अच्छा सा सूट देता हूँ, वो पहनो, हम मेले पर घूम कर आएं। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, सूट मैं निकाल कर पहन लेती हूँ, लेकिन मैं मेले पर नहीं जाऊंगी। ये जो फायर लगा है ना, इसका जख्म अभी ठीक नहीं हुआ। बेएहतियाती की तो। उसने कहा तो मैंने उसकी बात काट कर कहा, चलो उठो तो सही, एक लड़की दिखाई दो, फिर खाना खाते हैं और फिर गप्पे लगाते हैं। ये ठीक है। ये कहते हुए वो उठ गई। मैं कमरे से बाहर आ गया। सारा अपने बेटे मुराद के साथ अपने कमरे में थी। मैंने वहां मौजूद मुलाजिम से कहा कि वो हमारा खाना छत पर लगा दे। मैं ड्राइंग रूम में ही था कि तानी वहां ऑफ वाइट कलर का सूट पहने आ गई। आओ ऊपर चलते हैं, छत पर वहीं खाना खाएंगे। मुझसे शायद सीढ़ियाँ। उसने कहा ही था कि मैंने उसे अपने बाजुओं पर उठा लिया। उसका चेहरा मेरे चेहरे के करीब था। मैंने देखा कि उसके होंठों पर एकदम से मुस्कुराहट फैल गई। उसने अपने बाजू मेरी गर्दन के गिर्द हायल कर दिए। मैं उसे बाजुओं में भरकर सीढ़ियाँ चढ़ता गया। वो मुसलसल मेरी जानिब देख रही थी।
मुलाजिम ने चारपाई निकाल कर बिस्तर लगा दिया था। छत पर लाकर मैंने उसे बिस्तर पर बिठा दिया और खुद सामने वाली कुर्सी पर बैठकर मेले की रुदात सुनाने लगा। वो सुनती रही, खाना भी खा लिया। इस दौरान उसका मूड खासा खुशगवार हो गया। चाय के मग देकर जब मुलाजिम चला गया तो मैंने तानी से पूछा, सच सच बताना तानी, अफसुर्दा क्यों थी तुम? किसी ने कुछ कहा है या किसी की कोई बात बुरी लगी है? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। ऐसा सोचना भी मत। मुझे यहाँ से प्यार ही इतना मिला है कि मैं सारी जिंदगी का प्यार जमा कर लूं तो भी इसके बराबर नहीं। ऐसा कुछ नहीं है जमाल। तो फिर तुम उदास क्यों हो? मैंने पूछा तो वो एकदम से मुजतरिब हो गई। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा, फिर बालों में उंगलियां फेरकर जोर से आंखें बंद की और एक तवील सांस लेकर बोली, जमाल, मुझे डर लगता है कि तुम लोग मुझसे नफरत ना करो, मुझे खुद से अलग ना समझो, प्लीज। यार, ऐसी क्या बात हो गई है? मैंने उसका जज्बातीपन देखकर पूछा, फिर उसके पास बैठते हुए उसका सर सहलाया। जमाल, मैं मुसलमान नहीं बल्कि मसीही हूँ, उसने डरते हुए कहा। तो इस इंकशाफ पर मैं एकदम चौंका तो जरूर, लेकिन खुद पर काबू रखते हुए पूछा, तो फिर इसमें उदासी की वजह? जमाल, मेरी सारी जिंदगी नफरतों में गुजरी है, कुछ अपनों से कुछ बेगानों से। रोही में मुझे इज्जत मिली, एहतराम मिला, मुझे एतमाद मिला, अपने होने का एहसास हुआ, लेकिन मोहब्बत नहीं मिली। जब से नूर नगर आई हूं ना, मैंने इतना प्यार पाया है कि मैं बता नहीं सकती। खास तौर पर अम्मा से। मैं समझती हूँ कि अम्मा ही एक ऐसी ज़ात है जिसने सबको पिरो कर रख दिया है। आज हम यहाँ हैं तो यकीन जानो अम्मा की वजह से हैं। उसने बेहद जज्बाती लहजे में कहा। ये तुम कैसे कह सकती हो? मैंने पूछा। मैं जानती हूँ कि सोनी तुमसे बेहद मोहब्बत करती है, इतनी मोहब्बत कि तुम भी उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। उसकी मोहब्बत के सामने तो मुझे अपनी मोहब्बत बहुत कम लगती है। बाप से नफरत अपनी जगह, लेकिन फिर भी वो तुमसे मोहब्बत करती जा रही है। औरत सब कुछ बर्दाश्त करती है लेकिन मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त नहीं करती। सोनी, ये जानते बूझते हुए कि मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करती हूँ और इसी वजह से यहाँ हूँ। उसने ना सिर्फ बर्दाश्त किया बल्कि तुमसे मोहब्बत होने के नाते मुझे प्यार और एहतराम दिया। ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ अम्मा की वजह से। अम्मा की वजह से? मैं समझा नहीं। मैंने पूछा तो वो बोली, सोनी तवाइफ की बेटी थी, उसने इस माहौल में आंख खोली, बचपन से जवानी तक तरबियत हासिल की, मगर कहाँ गई वो तरबियत, वो माहौल? अम्मा के पास आई, उसके पास रही और आज वो क्या है, शायद तुम और मैं सोच भी नहीं सकते। मुझे कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं मसीही हूँ, लेकिन उसे देखकर मुझे लगा कि परस्तिश के लिए कोई और ताकत है। मतलब, कैसे? तुम खुल कर बताओ। मुझे खुद तजस्सुस होने लगा था। वो मुझे एक नई सोनी से मुतारिफ करवा रही थी। अम्मा तो इबादत करती हैं लेकिन सोनी दोहरी इबादत करती है। उसने कहा, दोहरी इबादत क्या मतलब? मसलन अम्मा नमाज पढ़ती हैं, सोनी भी पढ़ती है। जितना अम्मा जागती हैं उतना ही वो भी जागती है, लेकिन सोनी अम्मा की खिदमत करती है। वजू से लेकर जाए नमाज बिछा देने तक के छोटे छोटे काम। सोनी के अंदर की तवाइफ ना जाने कब की मर चुकी है। वहां तो एक इबादत गुजार बंदी मौजूद है। उसने बड़े जज्बाती लहजे में बताया। तो मैं चंद लम्हे खामोश रहा, फिर तानी की तरफ देखकर कहा, तानी, मेरी अम्मा है ही ऐसी। सच पूछो तो मुझे खुद भी नहीं मालूम कि मेरी अम्मा क्या हैं। बस मुझे तो इतना मालूम है कि वो मेरी माँ है और मेरी सारी ताकत उसी की दुआ है। खैर, तुम्हारे बारे में कभी तजस्सुस की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। क्या तुम अपने बारे में मुझे बताओगी? क्यों नहीं, मैं तो बताना चाहती थी लेकिन नफरत। उसने कहना चाहा तो मैंने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया तो वो कहती चली गई, मेरा बाप अंद्रियास गुजरावाला का रहने वाला था। उसने पादरी बनने की तालीम हासिल की और फिर एक बरतानिया की शहरियत रखने वाली पाकिस्तानी निज़ाद औरत से शादी कर ली जो मेरी माँ थी। मैं बरतानिया में पैदा हुई और मेरी शहरियत वहीं की है। मेरा एक भाई है जो कभी पाकिस्तान में होता है और कभी बरतानिया। वो बिजनेस करता है और यहाँ की मसीही बरादरी में उसका बहुत असर व रसूख है। मैं ज़्यादा अरसा बरतानिया में रही हूँ। मेरे ना चाहने के बावजूद भी मुझे नन बनने की तालीम दी जाने लगी थी। मुझे तो पहले ही सब पसंद नहीं था, ऊपर से एक नौजवान पादरी मेरे जिस्म के हसूल में लग गया। दरअसल मुझे नन नहीं बनाया जा रहा था, बल्कि
एक एजेंट बनाने की तरबियत दी जा रही थी। इसी दौरान मेरे बाप ने मेरी माँ को कत्ल कर दिया। वो पकड़ा नहीं गया बल्कि वहां से फरार हो गया, और फिर उसके बाद हमने उसकी सूरत नहीं देखी। ये कहकर वो खामोश हो गई। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। फिर क्या होना था? हमारी बल्कि मेरी बदकिस्मती का आगाज हो गया। मुझे लूट का माल तस्वुर कर लिया गया। सबसे पहले उस नौजवान पादरी ने मुझे अपनी रखेल बनाए रखा। जब वो मुझसे उकता गया तो बड़े किरदार के इल्ज़ाम के साथ मुझे नन तो ना बनना पड़ा, बल्कि मुझे एजेंट बनने की तरबियत दी जाने लगी। मेरी शक्ल सूरत देखकर लोगों को वरगलाने की तरबियत दी जाने लगी। दूसरे अल्फाज में मुझे तरबियत याफ्ता तवाइफ बना दिया गया। उसने इंतहाई दुख से बताया। रोही कैसे पहुंची हो? मुझे पाकिस्तान में छोड़ा गया और यहाँ के कई सियासतदानों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने का टारगेट दिया गया, और मैं करती रही। मैं चंद सियासतदानों के बारे में तो पूरी तफसील से बता सकती हूँ कि कौन क्या है। इसी दौरान मुझे एक उभरते हुए सियासतदान का टास्क दिया गया। जफर सियाल था नाम उसका। मैं उसके करीब हुई लेकिन वो मेरे हत्थे न चढ़ सका। उसका किरदार बहुत मजबूत था। मुझे उसको कत्ल करने का कहा गया। मैंने उसे कत्ल नहीं किया, बल्कि उसे सारी सूरत हाल बता दी। वो रोही का परवरदा था। उसने मुझे वहां भेज दिया। मेहर खुदा बख्श ने मुझे बहुत इज्जत दी। मैंने जो सीखा था सब वहां सिखा दिया, जैसे तुमने निशानेबाजी का तोहफा वहां दिया था। देखो, ये राज तुम्हारे और मेरे दरमियान ही रहेगा। तुम क्या थी और क्या हो ये किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। तुम्हें यहाँ इज्जत ही मिलेगी। मैंने उसे अपने साथ लगाते हुए कहा। फिर उसे अलग करके उसको आंखों ही आंखों में यकीन दिलाया। वो एकदम से रो पड़ी, फिर बोली, जमाल, किस कदर जलील होती है ये औरत जब इसे लूट का माल समझ लिया जाए। लेकिन अब नहीं हो। यहाँ रहो हमारे साथ फैमिली मेंबर बनकर, बाकी सब भूल जाओ। मैंने कहा तो उसने आंसू पोंछ लिए। फिर उसके बाद हम देर तक बैठे रोही को याद करते रहे। सुबह का सूरज तलू हो गया था। जसपाल बेदार हुआ और कितनी ही देर तक पड़ा सोचता रहा कि संदीप अग्रवाल उर्फ संधू को कहाँ तलाश करे। उसे गायब करने वाली भारत की रियासती खुफिया तंजीम रा थी। उसे ये तो एतमाद था कि यहाँ काम के लिए वो अकेला नहीं होगा, उसे लोग मिल जाएंगे। मगर वो किससे क्या काम ले? अगर ये मालूम होता कि संधू कहाँ है तब कोई प्लानिंग की जा सकती थी। उसे तो ये भी मालूम नहीं था कि वो भारत में भी है या नहीं। ये भी यकीन नहीं था कि वो जिंदा भी है या उसे मारकर उसका वजूद ही खत्म कर दिया गया हो। फिर वो चाहे सारी उम्र टामक टोइयां मारता रहे, संधू उसे कहाँ मिलता? ये सोचते हुए अचानक उसे ख्याल आया, ये सब कहीं उसके लिए धोखा तो नहीं? उसे खामखा एक ऐसा टास्क दे दिया गया है जिसका सिरे से कोई वजूद ही नहीं। वो एकदम से बेचैन हो गया। अगर जसविंदर ने ऐसा किया तो बहुत गलत किया था। क्या अब वो उसका दोस्त नहीं रहा और उसे बड़े आराम से रास्ते से हटा देना चाहता है? जसपाल को बहुत से ऐसे ख्यालात आते गए। एकदम से उसे लगा जैसे वो अगर यहाँ कुछ देर और पड़ा रहा तो कनूती हो जाएगा, लिहाजा उसे यहाँ से उठ जाना चाहिए। वो उठा और किचन की तरफ चल दिया। अभी उसने चाय का पानी धरा ही था कि गुरमीत किसी जिन की तरह आ गया। ओ बाबूजी, मुझे बताओ, मैं आपको चाय देकर आता हूँ। जसपाल ने कहा, तुम्हें क्या तकलीफ देनी है यार? और नहीं भाई जी, आप बैठो जाकर, मैं लाता हूँ चाय। मैडम तो अभी देर से उठेगी, आप नाश्ता कहो तो वो भी बना देता हूँ। अभी चाय ले आ। ये कहकर जसपाल अपने कमरे की बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। वो बाहर के माहौल का जायजा ले रहा था कि गुरमीत चाय लेकर आ गया। जसपाल ने सिप लेकर कहा, यार चाय तो तुमने अच्छी बनाई है। ये कहकर वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर पूछा, यार गुरमीत, तूने कभी संधू साहब को देखा है? क्यों नहीं जी, छोटा सा था जब मैं उनके पास आया था, फिर यहीं पला बड़ा हूँ। उसने बताया तो एकदम से चौंकते हुए बोला, देख, तुझे मालूम है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तेरी मैडम को तो सिर्फ इतना मालूम है कि संधू का कुछ पता नहीं। अब हमें तलाश करना है तो मुझे ये बता सकता है कि तुझे किस पर शक है? जसपाल ने पूछा। अगर मुझे मालूम होता ना तो संधू साहब को अपनी जान देकर भी ले आता। उसने हसरत भरी निगाहों से उसे देखा और बोला, चल मुझे ये तो बता कि संधू को सबसे ज्यादा किस पर एतमाद था? वो अपने अहम मशवरे किससे करता था? जसपाल ने पूछा। हाँ, ये मैं बता सकता हूँ। यहीं चंडीगढ़ का ही एक नौजवान है, संधू साहब जितनी ही उम्र थी उसकी। नाम उसका है सरदार कल्याण सिंह।
लेकिन सब उसे कोली कहते हैं। थे का क्या मतलब? जसपाल ने चौंक कर पूछा। बिजनेस तो वो पहले ही करता था, अब उसका बिजनेस बहुत बढ़ गया है। वो बड़ा आदमी है अब। सारे उसे कल्याण सिंह ही कहते हैं, गुरमीत ने बताया। यहीं चंडीगढ़ में होता है या? यहीं होता है जी। यहाँ की सियासत में उसका बड़ा नाम है। संधू साहब से जब दोस्ती थी तब भी सियासत में उसका नाम था। अच्छा, तुम क्या समझते हो कि संधू का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? कई सारे थे जी, कोई एक थोड़ी था। हुकूमत के लोग उसके पीछे थे, अंडरवर्ल्ड के लोग अलग, कारोबारी दुश्मन अलग। कोई एक नाम तो नहीं है। अच्छा, तू ऐसा कर, बेहतरीन नाश्ता बना, इतने में मैं तैयार होता हूँ। इस दौरान तूने ये सोचना है कि संधू का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था और वो कहाँ पाया जा सकता है, बस इतना याद करके बता। जसपाल ने उसे खाली मग वापस देते हुए कहा, तो वो सर हिलाते हुए वापस पलट गया। जसपाल ने एक सिरा पकड़ लिया था, उसे इससे गर्ज नहीं थी कि उसके आखिर में कुछ मिलता भी है या नहीं। उसे तो कोशिश करना थी। उसने न जाने कब सुना था कि चोरी तलाश करनी हो तो पहले उसी जगह से करो जहां चोरी हुई हो। बिलाशुबा वहां कोई न कोई ऐसी राह मिल जाएगी, और अगर चोरी गायब करनी हो तो उसी जगह से भटकाया जा सकता है। वो तैयार होकर नाश्ता कर चुका तो इसी दौरान जसविंदर का फोन आ गया। लगता है अच्छा खासा आराम कर लिया है तूने। तुझे ख्वाब आया है या वैसे ही कह रहा है? जसपाल ने खुशगवार मूड में कहा। यार, हम जिस दुनिया में हैं ना, वहाँ लहजे से नीयत पहचानने की कोशिश करते हैं। तुमने फोन नहीं किया, मैंने अंदाजा लगा लिया कि तुम आराम कर रहे हो। मैंने आराम भी कर लिया और खुद को तैयार भी। अब बोलो, जसपाल ने कहा। पहली बात तो ये है कि नेहा के इस ठिकाने के बारे में किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। उसके पास फिलहाल कोई ठिकाना नहीं। तुम जिस कदर जल्दी हो सके यहाँ से शिफ्ट कर जाओ। दूसरी बात ये कि अभी यहाँ से निकलो तो सखना जेल के जनूब मगरिब में गुरु सागर साहब का गुरुद्वारा है। वहाँ माथा टेकने पहुंचो। वहीं कुछ लोग तुम्हें मिल जाएंगे। अगर चाहो तो उसी गुरुद्वारे में रह सकते हो। मुझे ठिकाने की परवाह नहीं, बस बंदे काम के दे देना, बाकी रब जाने। मैंने कहा और फोन बंद कर दिया। नेहा अभी तक सो रही थी। मैंने उस पर एक निगाह डाली और बाहर निकल गया। सर्वर रोड से आगे जाकर उसे कुछ रिक्शे खड़े दिखाई दिए। उसने एक रिक्शा लिया और गुरुद्वारे की तरफ चल पड़ा। उसने गोल्फ क्लब की तरफ से रास्ता लिया था। तकरीबन 20 मिनट के बाद वो गुरुद्वारे के सामने था। माथा टेकने के बाद वो पलटकर सहन में आया तो एक नौजवान लड़के ने उसके सामने आकर कहा, सत श्री अकाल जसपाल भाई जी। सत श्री अकाल, क्या नाम है तुम्हारा? जसपाल ने पूछा तो वो बोला, नाम तो सच्चे गुरु महाराज का है जी। हम तो सेवक हैं जी। आप सेवक सिंह ही कह लो जी। ये कहकर उसने एक तरफ इशारा किया जहां एक लड़की खड़ी उसी की तरफ देख रही थी। आए जी, मैं आपको अपनी दोस्त से मिलवाऊं। ये कहकर वो उस तरफ बढ़ गया। जसपाल उसके पीछे चला गया। उनके पास पहुंचे तो नारंगी रंग के शलवार कमीज में फरबा माइल लड़की की तरफ इशारा करके बोला, ये रोनीत कौर है, समझ लें मेरी बॉस है। यहीं चंडीगढ़ से पड़ी है, बाकी आप इससे खुद पूछ लीजिएगा। सत श्री अकाल जी। उस लड़की ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। जसपाल ने उसके चेहरे पर देखा। उसकी आंखें ज्यादा रोशन और बातें करने वाली थीं। उसने भी फतह बुलाई तो दूसरी की तरफ इशारा करके कहा, अगर यहीं बैठकर बात करनी है तो वहां दालान में बैठते हैं, वरना कहीं बाहर चलते हैं। मेरे ख्याल में यहीं बाहर बैठ जाते हैं, जसपाल ने कहा। तो सेवक सिंह बाहर की तरफ चल पड़ा। वो तीनों भी उसके पीछे चल पड़े। गुरुद्वारे का काफी खुला लॉन था। वो वहीं बैठ गए। कुछ देर अजनबियत दूर करने में लग गई। तभी जसपाल ने उनकी तरफ देख कर कहा, मुझे नहीं मालूम कि आप मेरी कैसे मदद करेंगे, लेकिन हमें एक आदमी को तलाश करना है जिसके बारे में कुछ मालूम नहीं कि वो कहाँ है, जिंदा भी है या पूरा हो गया। आपके जहन में कोई बात है? रोनीत कौर ने पूछा। हाँ है। मुझे एक ऐसे बंदे से उसको तलाश शुरू करनी होगी जिस पर मुझे महज शक है। जसपाल ने संजीदगी से कहा। कौन है वो? सेवक सिंह ने पूछा। वो इस शहर का मशहूर बिजनेसमैन कल्याण सिंह है। मुझे उसके बारे में कुछ मालूमात चाहिए। जसपाल ने कहा तो रोनीत कौर और सेवक सिंह ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर रोनीत कौर बोली, जो भी मालूमात होंगी मिल जाएंगी। तो फिर आज ही से काम शुरू कर दें। जसपाल ने कहा तो सेवक बोला, अगर आप गुरुद्वारे में रहना चाहते हैं तो बात कर लेता हूँ, मसला कोई नहीं होगा। लेकिन अगर आप कहीं दूसरी जगह रहना चाहते हैं तो आप हमारे साथ चलें। यह रोनीत कौर आपकी मेज़बान होगी। चलो।
उसने उठते हुए कहा तो वो दोनों उसके साथ चल पड़े। वो मेले के आखिरी दिन की दोपहर थी। मैं अपने घर ही में था। उस तीसरे दिन की शाम मेरा इरादा था कि मैं मेले में जाऊं। 2 दिन तक किसी की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया था। लोग अमन और सुकून के साथ मेले से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। अगरचे अवाम को यही एहसास था कि मेले की आखिरी रात वही रक्सो सरूर की महफिल जमेगी, लेकिन कोई भी तवाइफ वहां किसी के यहाँ नहीं पहुंची थी। अब इस इलाके में ऐसा कोई बंदा नहीं रहा था कि उनकी मेज़बानी कर सके। मुमकिन था कि अपने तौर पर वहां कोई आ जाए, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। शाम का सूरज मगरिब में गरूब होने जा रहा था। उफ्क पर नारंगी रंग फैल गया था। मैं घर से निकला और मेले वाले मैदान की जानिब निकल गया। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ देर दरवेश के पास बैठूंगा और मेले को देखकर आ जाऊंगा। जब तक मैं मेले के मैदान में पहुंचा, सूरज गरूब हो गया था। मैंने कार बरगद के दरख्त के पास रोकी। वहां ना दरवेश था और ना ही उसकी गदड़ी। दरख्त की जड़ में चंद ईंटें और राख पड़ी थी। ये देखकर मुझे इश्क के बारे में किसी की तारीफ याद आ गई। उसने कहा था कि बस टूटी हुई रस्सियां और थोड़ी सी राख, यही इश्क है। यूं लग रहा था कि जैसे वो यहां से कहीं दूसरी जगह कूच कर गया है। मैं कुछ देर यूं ही खड़ा रहा, जैसे उसके होने का एहसास कर रहा हूं। फिर छाके को फोन किया। किधर हो तुम सब लोग? अच्छा हुआ तुम्हारा फोन आ गया यार, मैं अभी तुम्हें ही फोन करने वाला था, उसने कहा। खैरियत तो है ना? मैंने तशवीश से पूछा। फिलहाल तो खैरियत है, उसने जवाब दिया। तो फिर क्या बात है? बात ही है कि हमें तो ये यकीन था कि कोई तवाइफ वगैरह नहीं आएगी। आएगी तो हमें मालूम हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो काफ़ी सारी लड़कियाँ पूरी तैयारी से आ गई हैं। सैकड़ों लोगों का मजमा है, उसने कहा। तो फिर क्या हुआ, नाचने दें उन्हें। आखिर किसी के पास तो आए होंगे ना, मैंने कहा। यही तो पता नहीं चल रहा। मैंने मालूम किया है उन मुंतजमीन से, लेकिन किसी को मालूम नहीं। बाकी मुझे उनके नाचने से कोई तकलीफ नहीं। मेरे ख्याल में कोई शर पैदा ना हो जाए। उसके लहजे में तशवीश थी। मैंने चंद लम्हे सोचकर कहा, अच्छा तुम बताओ कहाँ हो, मैं आता हूँ। वो मुझे बताने लगा। मैंने लोकेशन समझी और फ़ोन बंद करके जेब में डाल लिया। उस वक्त मैं कार की जानिब बढ़ा ही था कि अचानक मेरी गर्दन पर पिस्टल की नाल आ लगी। मैं एकदम से ठिठक गया। मुड़कर मत देखना, चलो कार में बैठो। खतरे का अलार्म बज गया था। दुश्मन ने अचानक वार किया था। वो चाहते तो मुझे इसी वक्त गोली मार देते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया था। बिलाशुबा वो मुझे जिंदा पकड़ना चाहते थे। मुझे ऐसे ही मौके की तरबियत थी। मेले से छन कर आने वाली मिलगुजी रोशनी से मुकम्मल अंधेरा नहीं था। मैंने एकदम से झुकाई दी और पलट गया। मेरे सामने एक अजनबी था। उसने फायर कर दिया। गोली ना जाने किधर गई, लेकिन तब तक एक और शख्स उसकी मदद को आ गया। लेकिन उस लम्हे मैं हैरान रह गया जब उसने उस अजनबी को काबू करने की कोशिश की। उसी वक्त ना जाने किस तरफ से एक रॉकेट लॉन्चर आया और मेरी कार के परखच्चे उड़ गए। धमाका बहुत जोरदार था। मैंने उस लम्हे को गनीमत जाना और एक तरफ भाग निकला। मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे कई सारे लोग हैं। धमाके से वहां भगदड़ मच चुकी थी। अचानक मेरे इर्द गिर्द फायर होने लगा। मैं एकदम से रुक गया। मैंने देखा मेरे इर्द गिर्द 7-8 लोग थे। मैं कब तक भागता, मुझे उनका मुकाबला करना ही था। मैं उनकी तरफ देखने लगा तो वो एकदम से आहिस्ता होकर मेरी जानिब बढ़ने लगे। मेरे इर्द गिर्द घेरा तंग हुआ तो एकदम वो रुक गए। उन्होंने एक दूसरे की जानिब देखा। फिर एक मोटे से शख्स ने अंग्रेजी में धाड़ते हुए कहा, ये हमारा शिकार है, अगर तुम लोग अब जरा भी आगे बढ़े तो मैं। अल्फाज उसके मुंह ही में रह गए। एक फायर हुआ तो वो डकारता हुआ गिर गया। इसके साथ ही वो लोग एक दूसरे पर फायरिंग करने लगे। क्या वो एक दूसरे के मुखालिफ थे और सभी मुझे पकड़ना चाहते थे? वो कौन थे जो मुझे अगवा करना चाहते हैं? इसी दौरान मैंने महसूस किया कि फिजा में हेलीकॉप्टर मौजूद है। वो यहाँ क्यों? ये सोचने का वक्त नहीं था। मैं एकदम से भाग निकला। मेरी कोशिश थी कि मैं छाके वगैरह की तरफ चला जाऊं, मगर मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज़ तेज़ हो गई। मैंने रोशनी की जानिब देखा। तेज़ रोशनी से मेरी आंखें चुंधे आ गई थीं। उसके साथ ही तेज़ रोशनी का हाला मेरे इर्द गिर्द हो गया। मैं जिधर भी जाता वो हाला मुझे घेरे हुए था, जैसे वो रोशनी मुझ पर फोकस हो गई हो। अचानक मेरे सामने एक बड़ा सा जाल आ गया। मैं उससे बचना चाहता था मगर नहीं बच सका। मैं उस जाल में फंस गया।
अगले ही लम्हे मैं फिजा में उठता चला गया। मेला और मेले की रोशनियां कहीं बहुत पीछे रह गई थी। तेज हवा से मेरी आंखें बंद हो रही थीं। हर तरफ अंधेरा था। मैं जाल में फंसा झूल रहा था। मुझे ये खबर नहीं थी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मुझे अगवा करने वाले कौन हैं। मेरे चारों तरफ अंधेरा था और मैं फिजा में झूलता हुआ जा रहा था। वो रोशनी भी गायब हो चुकी थी जो मुझ पर फोकस थी। वो कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं इसका भी मुझे अंदाजा नहीं था। ना जाने कितना वक्त गुजर चुका था। पहली बार मुझे यूं लगा जैसे मैं बहुत बुरी तरह फंस गया हूं। इतनी बुलंदी से अगर मैं गिर भी गया तो मेरा कुछ नहीं बचना था। मैं यही सोच रहा था कि अचानक मुझे ये सदा आई कि तेरा गिरना ही तेरा उठना है। हर्ज वाले राह कमाले। एकदम से अंधेरा छट गया। मुझे किसी तरफ भी सूरज दिखाई नहीं दिया और ना ही उसकी सिमत का अंदाजा हुआ, लेकिन नीला आसमान मेरे सामने वाजिया था। मैंने इर्द गिर्द देखा, नजदीक ही बादलों के टुकड़े थे। मुझे लगा कि मैं उन्हें छू सकता हूँ। मैंने नीचे देखा तो एकदम से साकित रह गया। नीचे ता हद्दे निगाह नीला समुंदर था। मेरी निगाह पड़ते ही समुंदर की पुरसकून सतह पर हलचल होने लगी। नीली सतह पर सफेद रंग की एक लकीर उभरी, जो देखते ही देखते वो हल्की सी लकीर दायरे में घूमने लगी। समुंदर का झाग उठने लगा। कुछ ही देर के बाद वो दायरा एक भंवर में बदल गया, जिसमें वुसअत आती चली जा रही थी। वो भंवर इतना फैला कि मेरे सामने समुंदर की नीली सतह एक सफेद भंवर की सूरत इख्तियार कर गई, जिसे मैं गौर से देख ही रहा था कि मुझे यूं लगा जैसे मेरे जाल की रस्सियां एक एक करके टूटती जा रही हैं। ये एक दूसरी किस्म की मुसीबत थी। यही वो एक लम्हा था जिसने मुझे हौसला दिया। उसी एक लम्हे में ये ख्याल आया कि ये अचानक रोशनी, समुंदर और भंवर, ये कुछ और ही है। मैं एक मुशाहिदा मुसाफिर शाह के थड़े पर कर चुका था। उस वक्त मेरी पुश्त पर बाबा जी रोही वाले खड़े थे, लेकिन इस वक्त तो मैं फिजा में मौलिक था और किसी लम्हे जाल टूटने के बायस मैं उस समुंदर में गिर सकता था। और फिर वही हुआ, जाल टूट गया और मैं सीधा उस भंवर की तरफ बढ़ने लगा। यहाँ तक कि समुंदर की नमी ने मेरे हाथों को छू लिया। मैं समुंदर में डूबता गया। मेरे सामने वो नीलगू माहौल था जो फजर के बाद से सूरज के तलू होने से पहले वक्त का होता है। मैं समुंदर में गिरता जा रहा था, यहाँ तक कि समुंदर की तह में मौजूद गारे तक जा पहुंचा। हर जानिब नीलगू रोशनी थी। दूर दूर तक साफ दिखाई दे रहा था। दफातन मेरी निगाह अपने वजूद पर पड़ी जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था, सफेद धुएं की मानी या पानी के बुलबुले की तरह। सांस लेने में मुश्किल या दबाव जैसी कोई कैफियत मैंने महसूस नहीं की। मैं अपना जायजा ले रहा था कि सामने से स्याह धब्बे वाजिया होकर रंगीन मछलियों के झुंड में बदल गए। सुर्ख, पीले और नारंगी रंग के साथ स्याह धारियां आंखों को बहुत भली लग रही थीं। वो सब मेरे करीब से गुजर गईं और मैं आगे बढ़ गया। मेरी राह में कुछ देर तक ऐसी ही बेशुमार रंग बिरंगी मछलियां दिखाई देती रहीं, मैं जिनके रंगों में खो कर रह गया। ऐसे ऐसे आबी पौधे दिखाई देने लगे जो पहले कभी नजर में से नहीं गुजरे थे। अचानक मेरे दाएं जानिब से शार्क नमूदार हुई और उसका मुंह खुला हुआ था। वो उन मासूम और खूबसूरत मछलियों को निगलती जा रही थी। उसके खुले हुए मुंह और तेज दांतों से मुझे एकदम नफरत सी होने लगी। मेरा जी चाहा कि मैं उसके जुल्म से उन छोटी मछलियों को बचाऊं। ये सोच अभी मेरे दिमाग में थी कि अचानक सामने से एक देव हैकल दरियाई घोड़ा नमूदार हुआ। शार्क उसे देखकर भागने लगी, मगर उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला और सांस के जरिए उसे खींचा। वो शार्क उसके मुंह में आधी ही गई थी कि दरियाई घोड़े ने उसे काट लिया। शार्क के जिस्म का आधा हिस्सा पानी में तैरने लगा। खून के फैलने की वजह से पानी सुर्ख होने लगा। कुछ देर के बाद जब पानी साफ हुआ तो शार्क के जिस्म का आधा हिस्सा कछुए जैसी अजीबो गरीब किस्म की आबी मखलूक की जद में था। वो उसे लेकर निकल जाना चाहते थे, जबकि देव हैकल दरियाई घोड़ा पानी ही में लोट पोट हो रहा था। वो कुछ देर ऐसे ही रहा और फिर पुरसकून होकर एक जानिब बढ़ गया। मैं भी उस दरियाई घोड़े के साथ चल दिया। वो मेरे आगे था और मैं उसके पीछे। पता नहीं हमने कितना सफर तय किया था। मुझे दिखाई दिया कि सामने लकीरों की सूरत में काफी सारा पानी मुख्तलिफ रंगों का था जो गदला हो रहा था। दरियाई घोड़ा अपनी मस्ती में आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। उसे पता ही ना चला कि सांप के जैसे एक बाजू ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। दरियाई घोड़ा तड़पा। एक ही झटके में उसने वो बाजू खुद से अलग किया। तब तक दो बाजू उसे घेर चुके थे।
وہ ان سے نبرد آزما تھا کہ ایک اور بازو نے اسے جکڑ لیا۔ وہ آکٹوپس تھا۔ دریائی گھوڑے نے بہت مزاحمت کی مگر وہ خود کو ان بازوؤں سے الگ نہ کر سکا۔ شارک کو نگل جانے والا دریائی گھوڑا آکٹوپس کے سامنے بے بس تھا، یہاں تک کہ اس کی مزاحمت جاتی رہی۔ وہ بے بس ہو کر ساکت ہو گیا۔ آکٹوپس کے سبھی بازو اس سے چمٹ گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ بازو الگ ہوئے تو دریائی گھوڑا جیسے تھا ہی نہیں۔ وہ اس کے بازوؤں ہی میں تحلیل ہو گیا تھا۔ پانی ایک بار پھر سے گدلا اور سرخ ہو چکا تھا۔ جب ماحول صاف ہوا تو آکٹوپس بڑی مستی میں ایک جانب بڑھ گیا۔ مجھے تجسس ہوا کہ اس آبی دنیا میں اس پر بھی کوئی بھاری ہے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا۔ بہت دور آگے گہرا اندھیرا بڑھنے لگا تھا، لیکن اس گہرے اندھیرے میں رنگ برنگی روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں، جیسے چھوٹے چھوٹے بلب جلتے بجھتے ہوئے دور تک جاتے دکھائی دیں۔ کئی لہریں دور تک جاتی ہوئی دکھائی دیں۔ آکٹوپس مستی میں آگے جا رہا تھا، وہ روشنیاں گہرے اندھیرے میں تھیں جو بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھیں۔ میرا دھیان اس کی خوبصورتی میں گم ہو گیا۔ اچانک آکٹوپس کا بازو لرزنے لگے، جیسے بے جان ہو گئے ہوں۔ چند لمحے کے بعد بنا تڑپے وہ بے جان ہو گیا اور وہ کسی انجانے منہ میں غائب ہونے لگا۔ لمحوں میں اس آکٹوپس کو نگل لیا گیا تو گہرا اندھیرا چھٹنے لگا۔ روشنیاں بھی مدھم پڑنے لگیں۔ نیلگوں روشنی میں مطلع صاف ہوا تو دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑی جیلی فش تھی۔ اس نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے آگے پیچھے ایسا گدلا پن چھوڑ دیا تھا کہ کوئی اسے نہ دیکھ سکے، مگر اس نے اپنی طرف کشش کے لیے روشنیاں دکھائی تھیں۔ میں آبی دنیا کے مشاہدے میں تھا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس سے بھی بڑی اور ظالم مخلوق کون سی ہے۔